हायर एजुकेशंस, देखो हायर एजुकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि यार इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इतने टिपिकल यहाँ से टॉपिक्स हैं, ये कितना करें, कैसे करें, इन चीज़ों को कवर कैसे करेंगे। तो उनके लिए सबसे इजी जो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपके कमीशंस। अब देखिए कमीशंस के अंदर डरने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये जो टॉपिक्स मेरे यहाँ पर हैं इनके अंदर उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी आपको नीड पड़ेगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो आपने कोई पीएचडी तो करनी नहीं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, उतना ही करो जितने से क्वेश्चन बनते हैं आपके। बेसिकली एक्स्ट्रा करके हमें कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पर चीज़ों को लेकर। अब इसी में देखो प्री इंडिपेंडेंस और आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये वाले जो हैं मैं आपके पहले ही वीडियो में लगा देती हूँ, पहले ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, जिसको आप वहाँ से जाकर कवर कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरी रिसर्च की और पूरी हर एक यूनिट की यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर ऑल्सो यू कैन कवर द सिलेबस। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी हायर एजुकेशन की, जो मैं आपको जो इस 100% शॉर्ट टॉपिक में से जो एक टॉपिक आता है वो आता है आपका हायर एजुकेशन कमीशंस। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना हर एक यूनिट के क्या है पहले से ही मैंडेटरी फिक्स है कि यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अब इन नोट्स के अंदर सिर्फ आप अगर इतना ही करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कमीशंस के अंदर। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। इधर आज हम करने वाले हैं आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस है, जिसमें सबसे पहला जो कमीशन आता है आपका डैट इज़ नोन एज योर राधा कृष्ण कमीशन। अब देखो 1947 आपके इंडिपेंडेंस से पहले वाले कमीशंस हो गए थे सारे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके अंदर। अब राधा कृष्ण कमीशन भी मैंने कवर करा चुकी हूँ मैं आपका। आज जो बेसिकली स्टार्ट करना है हमें डैट इज़ योर मुदालियर कमीशन 1952। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी, सबसे पहले तो इनका ये ईयर और इनके आगे पीछे वाले यानी कि सीक्वेंस में तो आपने सारे को याद ही रखना है बेसिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कौन से कमीशन के बाद कौन सा नया कमीशन आया था आपका। चलिए 1952 में इसको अपॉइंट किया गया था यहाँ पर ऑफिशियली। देखो ये आपका एक रिपीटेड PYQ है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम, यानी कि मुदालियर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज बाय व्हाट नेम। तो डैट नेम इज़ योर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है आपका, ये वाला क्वेश्चन आया है, एक आपका ईयर का क्वेश्चन आया है इसके अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी द कमीशंस प्राइमरी फोकस वॉज ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। देखो इनका जो मेन फोकस है ना वो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर था, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज योर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो इसका सेकेंड नेम हो जाता है यहाँ पर। इसने क्या रिकमेंड किया था यहाँ पर कि जितनी भी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि जो उनका सिलेबस हो गया, उनकी एक्टिविटीज़ हो गई, यहाँ पर हर एक चीज़ को आप क्या कर दो रीस्ट्रक्चर कर दो, उनको थोड़ा और मजबूत लेकर आओ, यहाँ पर चीज़ों को स्ट्रेंथन करो यहाँ पर, इंश्योरिंग कि जितना भी यूथ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, वो होता है ना कि देयर इज़ अ प्रैक्टिकल लर्निंग थ्योरेटिकल लर्निंग, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर इम्फेसाइसिस आपकी ज़्यादा हुई कि कंट्री के यूथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेसिकली अपनी एजुकेशन लेकर आनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ 3+4 सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये वाला कंसेप्ट आपका आया था यहाँ पर। सेटअप ऑफ मल्टीपर्पज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज एन अनदर नॉर्मल पॉइंट ऑफ दिस कमीशन हियर। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट रहेगा आपका डेट इज मुदालियर कमीशन 1952 में आया। दूसरा नेम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन हो गया आपका। किसके ऊपर फोकस किया था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस था। क्या बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को रिस्ट्रक्चर कर दो, उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन कर दो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि देर इज अ कंसेप्ट ऑफ 3+4 ईयर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन दैट हैज कम आउट इन द मुदालियर कमीशन। होप इट्स वेरी फाइन, इससे एक्स्ट्रा आपने एक पॉइंट भी करने की इसके अंदर नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट आती है आपकी कमिटी ऑन वुमेंस एजुकेशन, दैट इज़ अ सिंगल पॉइंट दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंड चीज़ देखो इसमें ये आपको याद रखना है 1959 में वुमेंस एजुकेशन की कमेटी आई थी, जहाँ पर देखो वुमेंस एजुकेशन है तो वुमेंस एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके चैलेंजेस थे, आपके इश्यूज थे, सभी को यहाँ पर ढूंढा गया, एड्रेस किया गया और उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स को फोकस किया गया। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट एवर वुमेन जिसने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई वो थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख, यानी कि वुमेंस एजुकेशन के लिए लड़ने वाली पहली वुमेन आपकी थी दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद हंसा मेहता आए आपके, भक्ता सलाम, तो ये एक बार ना सीक्वेंस में आया था। ये रिसेंटली का टॉपिक नहीं है आपका, PYQ आया हुआ है लेकिन थोड़े टाइम पहले आया था यहाँ पर आपका। ओके
इट इज़ रिकमेंड, देखो रिकमेंड क्या करेंगे इसके अंदर, वुमेंस एजुकेशन को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। और जेंडर डिस्पैरिटीज़, क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटीज़ वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से जो वुमेन डिस्पैरिटीज़ जो थी इतना वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। यहाँ पे पेट्रियार्की सोसाइटी थी, स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे कि वुमेन्स ये काम नहीं करेंगी, पढ़ेंगी नहीं, वरना वो इस तरीके से बोलेंगी, इस तरीके से बात करेंगी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ स्टेरियोटाइप दैट हैज़ मेड अप इन द माइंड ऑफ अ उस टाइम के पीपल, लोगों के बारे में यहाँ पर। तो इसके बारे में सिर्फ 1959 में आई वुमेंस के रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उन पे फोकस किया गया। पहली वुमेन थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, मकरद सलाम, इस तरीके से सिक्वेंस में इनके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई एंड वुमेंस के एजुकेशन के बारे में यहाँ पर क्या हुआ, बातचीत हुई। यहाँ पर कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, देखो मैं किसी भी एक दो चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कमीशंस, उन्हीं में से अभी रिसेंटली में जो क्वेश्चन बना था वो आपका इससे बना है कि इमोशनल इंटीग्रेशन 1962 आया था आपका, गिवन बाय, इसका नेम याद रखना है आपने कि डॉक्टर संपूर्णानंद थे जिन्होंने इस वाले इमोशनल इंटीग्रेशन के कमीशन को लेके आया। talks about holistic development. I always said that is a one of the most important word in your entire paper one, holistic development. Now what is the meaning of your holistic development? It says all round डेवलपमेंट, कि इमोशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अभी तक पढ़ाई के ऊपर बात हो रही है, वुमेंस के ऊपर बात हो रही है, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सब के ऊपर बात हो रही है, लेकिन देर इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन एवरी कमीशंस देयर, दैट इज़ योर इमोशनल इंटीग्रेशंस, कि बच्चों के इमोशनल से साथ भी आप अटैच हो, उनके इमोशनल चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दो। ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आएगा, हर एक चीज़ों पे, फिजिकली हो गया, उनकी एजुकेशन के ऊपर हो गया, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑन देयर इमोशनल इंटीग्रेशन एज वेल। तो हर एक चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इमोशनल इंटीग्रेशंस को, नेशनल यूनिटी को एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से हम फोस्टर कर सकते हैं, ये चीज़ें बताई थी आपके डॉक्टर संपूर्णानंद ने इधर। द कमिटीज़ वर्क वॉज सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। हार्मनी क्या होता है, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आपकी कंट्री के अंदर बिटवीन द पीपल नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी थी आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। अब देखो इसके नाम से कैसे याद रखोगे, संपूर्ण, प्रॉपर, होलिस्टिक मतलब संपूर्ण होता है आपका, ऑल, संपूर्ण आपका डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, यहाँ पर किसी भी तरीके से चीज़ों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन ऑफ योर एंटायर हायर एजुकेशन यूनिट। यहाँ पर कोठारी कमीशन एक तरीके से ऐसा कमीशन था जिसके अंदर ना आप इसको बोल सकते हो 100% कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस कमीशन में, यानी कि अब तक जितने भी कमीशंस आपने पढ़े हैं ना, सारे के सारे कमीशंस का क्रक्स उठाकर इसमें डाल दिया। होता ना कि घर में जितनी भी सब्जी बची हुई थोड़ी थोड़ी मिलाकर एक सब्जी बना दो, कोई भी सब्जी पीछे छूटनी नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी आपका, कुछ नहीं समझ आया। तो यही खिचड़ी इसने, यही मिक्स वेज इसने यहाँ पर कोठारी कमीशन में बनाई थी। यहाँ पर 1964 ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नेम होता है इसका नेशनल एजुकेशन ऑन एजुकेशन, ये भी याद रखोगे, इसका जो ऑल्सो नॉन एज नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन। किसने दिया था, द फुल नेम ऑफ द पर्सन वॉज डॉक्टर दौलतराम कोठारी। अब देखो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी आपकी, एक ना इसके अंदर END रिपोर्ट शायद यहाँ पर इसमें मिसिंग हो गया है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई थी आपकी। अभी बोलते क्या है, सबसे पहली चीज़ जो ये बोलते हैं कि एजुकेशन के ऊपर ना आपकी GDP का 6%, एटलीस्ट 6% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, खर्चा करो। 10+2+3 का कंसेप्ट, देखो ये केब में भी आ गया था आपका, मैंने लास्ट उसमें कराया था आपको। सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था ये केब के अंदर आया था, आप सॉरी उसके अंदर सैडलर कमीशन के अंदर सबसे पहली बार ये कंसेप्ट जो आया था आपका, इन्होंने भी दे दिया ये चीज़। बेस्ड ऑन NEP 1986 नहीं है ये, 1968 है। इस वाली NEP के ऊपर बेस थी आपकी 1968 में। उस टाइम पर कौन थी, इंदिरा गांधी के टाइम पर। ये पार्टिसिपेंट कंट्री को आप याद रखोगे, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जापान, इंग्लैंड, फर्जी, यानी कि फर्जी कंट्री ने इसके अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया बेसिकली, और वो फर्जी से याद रखोगे, F से फ्रांस, A से आपका अमेरिका, R से रशिया, J से जापान, E से इंग्लैंड। फिर इसने बात करी थी इक्वलिटी इन एजुकेशन, देयर शुड बी एन इक्वलिटी इन द एजुकेशन दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 21, 21A और आपका कॉन्स्टिट्यूट 45। नॉर्मल है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक नहीं है, ये वाला है। अब आपका सेकंड चीज़ इसने बोली कि जो स्कूल है ना, अगर सपोज़ 1 से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 किलोमीटर के अंदर आपका स्कूल होना चाहिए। 5 से 8वीं के बच्चे हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर आपका स्कूल होना चाहिए। एंड द नेबरहुड स्कूल के बारे में इन्होंने बात की कि द स्कूल शुड बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन दीज सर्कमस्टांसेस, बिटवीन दीज
सेंटीमीटर्स, यहाँ पर इतने किलोमीटर्स के इतने एरिया के बीच में देयर शुड बी अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसके अंदर देखो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इसने क्या बोला, एक तो उसने बोला मदर टंग को प्रमोट करो, एक इसने बोला नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट करो, और इंग्लिश तो बेसिकली गई। देखो इंग्लिश तो वहाँ पर डोमिनेंट था ही, आपका डोमिनेंस का आज भी इंग्लिश का डोमिनेंट है पूरा आपका, लेकिन एटलीस्ट इसने नेटिव लैंग्वेज और आपकी मदर टंग को भी यहाँ पर फोकस किया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर गांधी जी ने भी वार्धा एजुकेशन के ऊपर बात करी थी यहाँ पर। 42nd अमेंडमेंट, यानी कि ये वाली जो अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1976 के अंदर, इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हुआ क्या था, जो आपकी एजुकेशन है उसको क्या क्या कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। कंकरेंट का लिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेट और एजुकेशन दोनों ही मिलाकर इनके डिसीजंस यहाँ पर लेंगी, इनकी स्टेट अलग से सेंट्रल अलग से इस तरीके से नहीं होगा, बोथ विल टेक द डिसीजन हियर। द कमीशन प्रेजेंट एज अ कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन, और जो रिपोर्ट थी वो आपकी END रिपोर्ट थी। बेसिकली हर एक लेवल्स पर उन्होंने एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं उनके अंदर सुधार करने की इन्होंने बात करी, फ्रॉम चाहे प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा है इसने। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड हैज़ अ प्रोफाइंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, emphasizing the need for universal education, equal opportunities and a common educational structure। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, ये होलिस्टिक वाला कंसेप्ट ना इसके अंदर भी आ जाएगा, कोई भी चीज़ इसने बिहाइंड में नहीं रखी, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी, वो बेसिकली रहेगी यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स, कि एक तो आया कब, दूसरा नेम क्या है इसका, 6% GDP, 10+2+3 का कंसेप्ट, 1968 की पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, पार्टिसिपेंट कंट्री, इनके यहाँ तक तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट आएगा आपका ये नेबरहुड स्कूल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करी इसने, और इसकी रिपोर्ट का नाम, ये तो नॉर्मली सी चीज़ें हैं, एजुकेशन के बारे में बात करी, तो ये वाले पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है इधर आपके। फिर आती है सैम पित्रोदा कमेटी, 2007 के अंदर आई थी ये। सेकंड नेम इसका क्या था आपका, NKC, डेट स्टैंड फॉर नेशनल नॉलेज कमीशन। इन्होंने क्या बात करी कि रिस्ट्रक्चर द करिकुलम टू मीट द डिमांड फॉर मल्टीपर्पज एंड एक्सीलेंस फॉर हायर एजुकेशन, कि यहाँ पर इसमें एक वर्ड है इसका करिकुलम, ये बात करता है आपके करिकुलम के ऊपर, कि जो करिकुलम है ना हमारे इंडिया का या फिर किसी भी हमारी हायर एजुकेशन के अंदर, उसको रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर किस तरीके से करना है आपने, कि मल्टीपर्पस एक्सीलेंस जिस तरीके से आप बढ़ा सकते हो अपनी हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्ड में आप क्या कर दो, अपने करिकुलम को चेंज कर दो। करिकुलम क्या होता है, बेसिकली आपके सिलेबस को ही यहाँ पर करिकुलम बोला जाता है। इसके अंदर चेंजेस के बारे में बात करी इसने। सेकेंड जो पॉइंट बोला है इसने, ये बोलोगे आप यूनिवर्सिटीज़ बर्डन, यूनिवर्सिटीज़ के बर्डन को कम करने की बात करी यहाँ पर। बर्डन कैसे कम करेगा, देखो हमारी जो इंडिया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे थे, आ भी रहे थे तो उनकी जो वो थी क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। तो व्हाट द सैम पित्रोदा सेड एट दैट टाइम, कि जस्ट इनवाइट फॉरेन फैकल्टीज़ टू कम एंड टीच इन इंडिया, कि आप बाहर से बुलाओ। इनका टारगेट था कि आपके 2015 तक कम से कम 1500 यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट और कर देंगे हम यहाँ पर। तो जब इतनी यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होगी तो वी विल नीड द टीचर फॉर श्योर देयर। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करो, जस्ट बाहर से बुलाओ। ये भी क्या था आपका, ये आपकी जो ICT के अंदर भी है, फॉरेन फैकल्टी टू कम एंड टीच इन इंडिया। अगर जिसको पता है ना तो वो मुझे एक काम करना, कमेंट्स में इसका नाम बताओ कि आपका ICT के अंदर कौन सा इनिशिएटिव है आपका जो ये बोलता है कि कम एंड टीच इन इंडिया, बाहर से फॉरेन फैकल्टीज़ को इनवाइट किया जाता है। जिसको भी पता है 1 मिनट के अंदर यहाँ पर उसका नाम मुझे कमेंट में बताओ आप। चलिए एटलीस्ट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो इसका नाम ज़रूर बता देना यहाँ पर, और किसी को और को पता है तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। ओके, तो सेकंड चीज़, एक तो करिकुलम को रिस्ट्रक्चर की बात करी इसने। सेकंड चीज़ बोली इसने कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके बर्डन को कम कर दो, सैम पित्रोदा ने इसको चेयरमैन किया था। और सेकंड चीज़ ICT इन एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, हायर एजुकेशन के मल्टीपर्पज़ और एक्सीलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा बेस ही क्या है आपका ICT। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जाओ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो यहाँ पर, तभी आप हायर एजुकेशन के अंदर एक एक्सीलेंस लेकर आओगे यहाँ पर। क्वालिटी और देखो एक्सेसिबिलिटी में क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है बेसिकली, कि हर एक बच्चा कहीं भी कैसा भी किसी भी तरीके का बच्चा है, दे विल गेट द एजुकेशन। तो एक्सेसिबिलिटी में इंडिया के हर एक कोने में, देश विदेश के हर एक कोने में आपको क्या कर सकते हो, एजुकेशन इम्पार्ट आप कर सकते हो। आज ऑनलाइन एजुकेशन क्या है आपकी, आप पता नहीं कौन से
कोने में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पर, मुझे नहीं पता, चलो इसमें यही बताओ कि ये जो मेरी वीडियो भी देख रहे हो, ये कौन से लोग कहाँ से, किस कंट्री से या फिर किस वाले स्टेट से आप देख रहे हो बेसिकली, ताकि आई शुड ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन कि जो मेरी ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है। बेसिकली थोड़ा एक अटैचमेंट हो जाएगी ना यहाँ पर, कि पता चले भाई मुझे भी कहाँ कहाँ तक लोग ऐसे देख रहे हो या फिर वीडियो कहाँ तक जा रही है आपकी। तो ये एसेसिबिलिटी क्या है आपकी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ICT देयर। ओके, नेक्स्ट इज़ योर यशपाल कमेटी, 2009 में आपकी आई थी, चेयर डॉक्टर यशपाल कमेटी टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, रिकमेंड द स्क्रैपिंग ऑफ, ये वर्ड है इसका, स्क्रैपिंग ऑफ हायर एजुकेशन। फर्स्ट, स्क्रैपिंग ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब क्या था, एंड मॉनिटरिंग बॉडीज फॉर स्क्रैपिंग क्रिएशन ऑफ सुपर रेगुलेटर्स। देखो इनके अंदर इसने बोली थी एक चीज़ कि एक तो हायर एजुकेशन को ना बिल्कुल ही, इसने बोला था कि एक काम करो, या तो उनको बिल्कुल जो सिलेबस है ना बिल्कुल चेंज कर दो, वहाँ पर स्क्रैप कर दो उस चीज़ को, जैसे हंटर ने काट कर अलग कर दिया था ना प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी हायर एजुकेशन को, ये हायर एजुकेशन को बिल्कुल स्क्रैप यानी कि जीरो से स्टार्ट करने के बारे में बात करता है कि उसको बिल्कुल ही सुधार कर दो। पीछे जो सैम पित्रोदा उन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन के करिकुलम में चेंजेस के बारे में बात करी थी, ये पूरा बोलते काया ही पलट दो हायर एजुकेशन की आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, पहले क्या था आपका स्क्रैपिंग ऑफ हायर एजुकेशन, फिर इसने बात करी यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, कि या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ना तुम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दो, या फिर उनको बिल्कुल ही हटा दो, या तो इनको बिल्कुल ही हटा दो या फिर इनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। दो इसने टेस्ट निकाले यहाँ पर, पहला था आपका CHER, जो क्या होता है आपका 7 मेंबर कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च का एक टेस्ट होता है। एक इसने GRE टेस्ट को करा, क्यों, ताकि रिड्यूस बर्डन ऑफ एफिलिएशन एंड कॉलेज ऑन द यूनिवर्सिटीज़। इसने बहुत सारी क्वालिटीज़ और रेलिवेंस जो है हायर एजुकेशन की उनको रिफॉर्म करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों को प्रमोट किया, साइंस के रिगार्ड में, टेक्नोलॉजी के रिगार्ड में, हर एक चीज़ के रिगार्ड में। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है आपका कि इसने एक तो स्क्रैपिंग ऑफ हायर एजुकेशन की बात करी, सेकेंड चीज़ इसने बोली कि डीम यूनिवर्सिटीज़ को या तो बिल्कुल ही हटा दो या फिर उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दो। एंड लास्ट इसने बोला टेस्ट के बारे में, GRE टेस्ट आया था, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि GRE टेस्ट कौन से कमीशन में आया, किस लिए आया, क्या फ़ायदा हुआ इसका। सिंपल, तो फ़ायदा क्या हुआ था कि एफिलेशन जो है ना आपका प्रोसेस जो रहता है, बर्डन जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आपका। अनिल ककोडर कमेटी, देखो नाम भी क्या है, काकोडर, ककड़ी जैसा नाम रख दिया इन्होंने। अपॉइंटेड इन 2011, नेम था इनका टोटल डॉक्टर अनिल ककोडर। देखो इसमें छोटी सी बात है आपकी, इन्होंने जो रिसर्च और इनोवेशंस है ना आपकी हायर एजुकेशन के बारे में, उनसे रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ को जनरेट किया, पॉइंट आउट किया, और ये बोलते हैं कि जो भी हमारा बजट होगा उसका एटलीस्ट 2% आप रिसर्च के ऊपर लगाओ। आज हमारे रिसर्च के ऊपर ना 0 यानी कि 1% भी खर्च नहीं हो रहा है हमारे बजट का, तो ये बोलता है एटलीस्ट 2% तो ख़त्म करो। कोठारी में बोला था GDP का 6% एजुकेशन के ऊपर लगाओ, ये बोलता है बजट, याद रखना बजट है, कभी GDP सोच लो दिमाग के अंदर, बजट का 2% आपकी रिसर्च के ऊपर खर्च होना चाहिए। देखो जितना पैसा खर्च होगा उतने ही लोग मोटिवेट होंगे किस चीज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए। यहाँ पर इट रिकमेंड मेजर टू एनहांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया हायर एजुकेशन, तो इसने रिसर्च और इनोवेशन को ही बेसिकली प्रमोट किया, तभी तो बोल रहे हैं ना कि 2% खर्च करो आपके बजट का। यहाँ पर KB पवार कमेटी निर्मल 2016 के अंदर थी, इसका एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि इट रिकमेंड 3Ps दैट स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि रिकमेंड मेजर टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सेकंड पॉइंट जो इसने रिकमेंड किया था, इम्प्रूव ओपन एंड डिस्टेंस। देखो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, कन्वेंशनल लर्निंग, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं और इनको बिल्कुल मत छोड़ना। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं और वो चीज़ें पॉइंट आउट यहाँ पर कर देंगी, इनको आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। ओके, शर्मा कमेटी 2018 में होते हैं। शर्मा जी बोलते हैं कि भैया साइंस वाइंस पढ़ लो थोड़े, शर्मा जी का बेटा है वो गुप्ता जी का बेटा कितना अच्छा साइंस कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो ये शर्मा गुप्ता, तो इनका यही चलता रहता है, आपका एक दूसरे के बच्चों को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने बोला साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया। अब ये भी आ गए अलग से पैसा लेकर किया, सब बोल रहे हैं पैसा खर्च करो पैसा खर्च करो, मैं ही पैसा खर्च नहीं करवा रहा हूँ गवर्नमेंट का, तो ये भी बोला मैं भी कराऊंगा यहाँ पर। ये बोलते हैं कि अब इसने एक ने पकड़ा था GDP को, एक ने पकड़ लिया रिसर्च को, अब ये तो पकड़ नहीं सकता यहाँ पर ये चीज़ें। इसने नया लिखा है, ये बोलता है कि UGC जो है ना भैया, तुम ये भी मत लो ये बोलो, UGC फंडिंग एजेंसी है आपकी, तो UGC बोलो कि वो कम से कम 500 करोड़ रुपए रिसर्च के ऊपर क्या करे, खर्च करे। सजेशंस दिया उसने कि UGC को बोलो जाकर कि भैया 500 करोड़ तो कम से कम आप क्या करो, रिसर्च के ऊपर खर्च करो।
और यहाँ पर एक CBCS का भी एक कंसेप्ट यहाँ पर DP शर्मा जो थे जिन्होंने इनको चेयर किया था वो लेके आए। CBS क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर ये बाई चांस किसी को नहीं पता है तो इसके बारे में गूगल करके 3 से 5 लाइन लिख लेना, बट इनको कर लेना। दैट इज़ थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल आपका चल रहा है CBCS। एंड ये CBSE को ही आपका क्या करा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखो थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट चुन सकते हो बाय चांस, और इसमें ना कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं इन मार्क्स टर्म। और सेकंड चीज़, अगर आप किसी भी A to Z रीज़न की वजह से माइग्रेट करना चाहते हो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वही ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके क्रेडिट सिस्टम भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक काफ़ी एक्सेप्ट यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल सा कंसेप्ट आया है जिन्होंने थोड़ा सा इजी बना दिया है चीज़ों को अंदर। इग्नू ने इसको सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखते हो इग्नू के अंदर 2-3 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, SOL के अंदर भी चल रहा है अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि अब आप मर्जी से भी 1 या 2 सब्जेक्ट जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट देयर। तो ये शर्मा कमेटी ने बात करी इनकी। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी कमीशंस है वो होते हैं ख़त्म। सबसे पहले जिन्होंने पहले तो ये पहले वाले कमीशंस यहाँ पर नहीं देखे हैं वो पहले उनको देखना, उसके बाद दूसरी चीज़ों को करना, क्योंकि पहले वो ज़रूरी है, पहले स्टार्टिंग से करोगे ना आप। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मैं आपको बता रही हूँ, हायर एजुकेशन के कमीशन के अंदर एक या कई बार हो सकता है 2 टॉपिक भी आपको यहाँ से देखने की मिल जाए। 2 टॉपिक कैसे, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में भी इनको ले लेते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो बाकी यूनिट्स हैं मैंने रिसर्च के भी काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चन PYQs कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो जाकर उनको भी कवर कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चीज़ मैंशन है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। मुदालिर था, मुदालिर के अंदर 1952 में आया, सेकेंड एजुकेशन कमीशन इसको बोला जाता है, और 3+4 ईयर का इसने कंसेप्ट दिया। वुमेंस एजुकेशन के बारे में सबसे पहले बात करी थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख ने, क्वालिटी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, फिर हंसा मेहता, फिर भक्ता सलाम। इमोशनल इंटीग्रेशन 1962 में है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके बारे में बात करी थी, जो बोलते हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। कोठारी कमीशन के अंदर बोला गया है कि नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन इसका दूसरा नाम है। दौलत सिंह कोठारी 1964 में इसको लेकर आए थे, जो बोलते हैं कि एजुकेशन के ऊपर कम से कम 6% क्या है स्पेंड करो। 10+2+3 का कंसेप्ट आया। 1968 की जो NEP है उसके ऊपर बेस्ड है। फर्जी कंट्री 5 थी आपकी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और बोला जाता है कि 1 से 5 की क्लास के जो बच्चे हैं 1 किलोमीटर में उनका स्कूल होना चाहिए, 5 से 8 वालों के लिए 3 किलोमीटर में होना चाहिए। ऐसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और एक END रिपोर्ट आई थी यहाँ पर, एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सैम पित्रोजी बोलते हैं कि आपके नेशनल नॉलेज कमीशन के दूसरा नाम से कि आपका जो भी हायर एजुकेशन का कमीशन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दो, चेंज करो, थोड़ा डेवलप करो चीज़ों के लिए यहाँ पर, और ICT को लेकर आओ चीज़ों को, ताकि एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव हो हायर एजुकेशन के अंदर। यश जी बोलते हैं यहाँ पर कि डीम यूनिवर्सिटीज़ को या तो हटा ही दो या उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। और इन्होंने एक GRE टेस्ट लेकर आए थे, जिससे क्या होता है कॉलेज ऑन द यूनिवर्सिटी जितने भी उनकी एफिलिएशंस का जितना भी बर्डन था वो काफ़ी कम कर दिया इन्होंने। अनिल ककोटर बोलते हैं आपके कि बजट का 2% कम से कम रिसर्च के ऊपर खर्च करो। KB पवार ने 3P का वो दिया, P से याद रखना, P से पवार 3 Ps आपके, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। शर्मा जी बोलते हैं कि UGC ने कम से कम 500 करोड़ रुपए आपके रिसर्च पर खर्च करना चाहिए, और CBCS का भी कंसेप्ट यहाँ पर वो लेकर आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हायर एजुकेशन कमीशंस। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द कंसेप्ट एंड द नोट्स एवरीथिंग, जस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर, व्हाट एल्स यू कैन डू नाउ। अगर कुछ और कर सकते हो तो भाई कमेंट भी करके चले जाना, और इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ब्राइट एस्पिरेंट का टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर जाकर ये वीडियो ये PDF आपको ये PDF मिल जाएगी, जाकर देख लेना, ले लेना वहाँ से PDF, कवर कर लेना। चलो ओके, बाय बाय, टाटा।